उन सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने आज आजाद समाज पार्टी काशीराम में अपनी विश्वास, अपनी आस्था को जाहिर किया है। और अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं। प्यारे साथियों, आज मेरठ जो भारत के इतिहास में क्रांति धरा के नाम से जानी जाती है, जहां से 1857 की क्रांति परवान चढ़ी और एक यहीं से एक ऐसा आंदोलन, एक ऐसा बिगुल, एक क्रांति की ऐसी मशाल जली जिसने अंग्रेजों के पैर उखाड़ दिए। एक ऐसा जोश, जुनून, दीवानापन आजादी के परवानों में मेरठ की इस क्रांति धरा से शुरू हुआ और पूरे देश में कुछ ही समय में वो क्रांतिकारी परिवर्तन भारतीयों के खून तक चला गया। वो परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि जो अंग्रेज ये कहते थे कि भारत हमसे कभी आजाद नहीं होगा, उन अंग्रेजों को भारत को छोड़ के भागना पड़ा और अपनी जान बचाने के लिए भी समझौते करने पड़े। आज उसी मेरठ की क्रांति धरा में समय समय पर मैं आता रहता हूं। पिछली बार चौधरी चरण सिंह जी यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़े जन समर्थन को और इस जिले के मजबूत नेताओं को सहयोग करने के लिए मैं आया और आज भी लगभग वैसा ही दिन। मैं सबसे पहले अपनी पार्टी के सभी नेताओं का, वो चाहे गांव में बैठा हमारा वो कार्यकर्ता है जो मुझसे मिल नहीं पा रहा, हमारे किसी भी जो संगठन का हमारा स्वरूप है, जो उसके अनुसांगठनिक संगठन है, उनके किसी संगठन के कार्यकर्ता के तौर पे वो काम करता हो, चाहे बूथ पे हो, सेक्टर पे हो, भाईचारे में हो, कहीं भी हो, मैं उन सब का धन्यवाद करता हूं। चाहे वो हमारे विधानसभा के नेता कार्यकर्ता हो, जिले के हो, मंडल के हो, प्रदेश के हो, राष्ट्रीय कोर कमेटी के जो साथी यहां रहते हैं, क्योंकि उन्हीं की मेहनत की वजह से, उन्हीं के संघर्ष की वजह से ये कारवां अब आगे बढ़ता जा रहा है। और मैं धन्यवाद दूंगा भाई बाबर चौहान को, जो राष्ट्रीय महासचिव युवा मोर्चा समाजवादी पार्टी अपने सभी साथियों के साथ आज आजाद समाज पार्टी में आस्था, विश्वास और संघर्ष करने का संकल्प कर रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप उनके संघर्ष की वजह से उनको जानते हैं और मैंने भी दूर से उनका संघर्ष देखा। एक नौजवान साथी है, मुझे भरोसा है कि उनके आने से पार्टी को बहुत बल मिलेगा, हिम्मत मिलेगी और पार्टी की ताकत बढ़ेगी। भाई तौफीक इलाही जी, जो मेरे बहुत पुराने साथी हैं, लेकिन मैंने उनसे ये कहा कि आप मुझसे प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन आज समय है प्रदेश को बचाने के लिए साथ खड़े होने का। तो भाई तौफीक इलाही जी का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भाई नूर सैफी जी, जो पूर्व प्रत्याशी रहे हैं और इस
जिले की जानी मानी हस्तियों में से एक है। मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत और दिल से धन्यवाद करता हूं। भाई सत कुमार प्रजापति जी जो पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं, ये साथी अगर हटेंगे तो जनता उनको देख लेगी। आपकी वजह से जनता हमारे नेताओं को नहीं देख पा रही। भाई सत कुमार प्रजापति जी, मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, क्योंकि ये अकेली आजाद समाज पार्टी काशीराम ही है जिसने लोकसभा में ये ऐलान किया कि अति पिछड़े समाज के लोगों को भी विधानसभा लोकसभा में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए और 15% अतिरिक्त आरक्षण हमारे मैनिफेस्टो में हम अति पिछड़े समाज को दिला के रहेंगे 27% से बढ़ा। हमारी नीतियों से प्रभावित होकर कांग्रेस पार्टी छोड़ के ये आजाद समाज पार्टी में आज शामिल हुए। मैं इनका स्वागत करता हूं। भाई नितिन कुमार जाटव जी, मेरे प्यारे छोटे भाई हैं जो बहुजन समाज पार्टी से जिला पंचायत सदस्य हैं, वो भी आज आजाद समाज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। भाई हारून जी जो पूर्व चेयरमैन हैं लावड़ से, 3 बार चेयरमैन रहे हैं, उनका भी मैं बहुत दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। और हारून भाई के पीछे हमारे बहुत सारे नौजवान साथी लगे हुए उनके परिवार के कि इनको जल्दी वहां से हटा के आजाद समाज पार्टी में लाने। अजीत सिंह जोली जी जो युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष और सह प्रभारी किसान मोर्चा थे भारतीय जनता पार्टी में, उन्होंने भी आज आजाद समाज पार्टी में आस्था विश्वास व्यक्त किया। मैं उनका स्वागत करता हूं। बलीचंद्र पाल जी जो पूर्व मेयर प्रत्याशी थे अपना दल एस से, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। इंद्रपाल जी जो लोक जनशक्ति पार्टी से मंडल प्रभारी थे, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। सुमेर सिंह धार जी जो मेरठ मंडल के संयोजक थे बीवीएफ के, वो बहुजन समाज पार्टी छोड़ के आजाद समाज पार्टी में अपनी आस्था व्यक्त कर रहे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। इंतजार सैफी जी जो इचोली से है, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। जिसान भाटी जी, करमवीर प्रजापति जी जो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के आजाद समाज पार्टी में शामिल हुए हैं। भाई अनमोल मलुक जी, इनके नेतृत्व में एक बहुत बड़ी टीम योगेंद्र मलिक जी, धर्मेंद्र मलिक जी, हरबीर सिंह जी, ओमकार सिंह जी, अमरपाल जी, सोनू वर्मा जी, तेजवीर जी, पप्पू सैनी जी, सुनील जी, मधुर कुमार जी, सुखबीर जी, बालिंदर जी, सोनपाल जी, वीरपाल जी, एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। आपने भी आज आजाद समाज पार्टी जो है उसमें आप शामिल हुए, मैं आपका स्वागत करूंगा। ये जो लिस्ट है मेरे पास, ये बड़ी शानदार लिस्ट है और मैं दिल की गहराइयों से इनका स्वागत करूंगा। ये लिस्ट है जो हमारे सीनियर सिटीजन है और सेवानिवृत्त अधिकारी और मीडिया के बंधुओं को भी पता लगेगा जो रोज रोज हमारी शक्ति को कम दिखाने के लिए कहते रहते हैं कि नौजवान तो जी बहुत है, नौजवान तो बहुत है। मैं लिस्ट पढ़ूंगा, आप देख लेना और आकलन कर लेना कि 2027 उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी की जड़ें कितनी गहरी हैं, आपको इस लिस्ट से पता लगेगा। श्री चरणपाल सिंह जी जो डिप्टी एसपी हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं। श्री तेजपाल सिंह जी जो डिप्टी एसपी रिटायर्ड हुए हैं। श्री बाबूराम वर्मा जी जो डिप्टी एसपी रिटायर्ड हुए हैं। श्री राजपाल सिंह जी, श्री प्रदीप कुमार जी जो डिप्टी एसपी रिटायर्ड हुए हैं। देवेंद्र कुमार गौतम जी जो डिप्टी एसपी पर रिटायर्ड हुए। देवान गिरी जी डिप्टी एसपी रिटायर्ड हुए। किशन लाल जी जो अपर पुलिस अधीक्षक रिटायर्ड हुए हैं। राम कला जी
जो डिप्टी एसपी रिटायर्ड हुए हैं शांति स्वरूप जी, जो सूबेदार मेजर रिटायर्ड हुए हैं श्री राम जी, जो डिप्टी एसपी रिटायर्ड हुए हैं श्री इंद्रपाल सिंह जी, जो डिप्टी एसपी रिटायर्ड हुए हैं श्री प्रेमचंद जी, जो बैंक अधिकारी हैं श्री लालाराम वर्मा जी, जो डिप्टी एसपी रिटायर्ड हुए हैं श्री राजपाल सिंह जी, जो डिप्टी एसपी रिटायर्ड हुए हैं श्री आईपी वर्मा जी, एलआईसी अधिकारी मौजूदा हैं श्री अमर सिंह जी, जो इंस्पेक्टर रिटायर्ड हुए हैं श्री चुक्कल लाल जी, जो बैंक अधिकारी हैं श्री विनोद कुमार जी, जो बैंक अधिकारी हैं श्री ओमपाल जी, जो एजी रिटायर्ड हुए हैं श्री जगदीश राजा जी, जो एजी रिटायर्ड हुए हैं। ये वो लोग हैं जो लंबे समय जिन्होंने प्रदेश की सेवा की है, पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं नौकरी करके प्रदेश की कानून व्यवस्था, बैंक का जो कार्य प्रबंधन और तमाम नौकरियों में जुड़कर उन्होंने प्रदेश की सेवा की। और इतनी बड़ी संख्या में अगर रिटायर्ड अधिकारी बाबा साहब अंबेडकर, फूले साहू जी के कारवा को आगे बढ़ाने के लिए आजाद समाज पार्टी को आशीर्वाद दे रहे हैं, मिलकर कंधे से कंधा मिलकर काम कराने की घोषणा कर रहे हैं, तो आप समझिए कि नौजवान भी और सीनियर सिटीजन भी सब लोग मिलकर तय कर चुके हैं कि अब हमें इस कारवा को मंजिल तक पहुंचाना है। इसलिए मैंने नाम पढ़े, कुंवरपाल जी के साथ मोहसिन सैफी, कपिल पाल, अमित कुमार, अतुल वर्मा, पप्पू जाटव, लक्की जाटव, अनुज कुमार, दीपांशु, अभिषेक जाटव, नीरज वर्मा जी भी आजाद समाज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। साकिब चौधरी भारतीय, साकिब चौधरी जी के साथ जो राष्ट्रीय सलाहकार रहे हैं एबीपी पार्टी में और प्रभारी रहे राजस्थान के, चौधरी नेफिल जो मेरठ मंडल के प्रभारी रहे हैं, वर्तमान में अध्यक्ष हैं विधानसभा अध्यक्ष गढ़मुक्तेश्वर के, सुहेल हैदर जो लोकसभा प्रत्याशी रहे भी पार्टी से, इनाम अब्बासी जो लोकसभा प्रत्याशी सहारनपुर रहे। इनके साथ एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है जो लोग आजाद समाज पार्टी में विश्वास व्यक्त कर रहे हैं। श्री भीम सिंह जी के नेतृत्व में खुशवेंद्र प्रताप सागर, हरि सिंह, सुरेंद्र जी, नरेश प्रजापति जी, मामचंद ठेकेदार जी, संसार कुमार निवेश जी, प्रवीण कुमार जी, उत्तम सिंह जी, कपिल देव जी, अंकुर प्रताप सिंह जी, प्रवीण कुमार जी, रवि कुमार जी, प्रकाश चंद जी, इन सब ने भी आजाद समाज पार्टी में आस्था विश्वास व्यक्त किया है। श्री प्रवेश कुमार सूर्यवंशी जी, ये मेरा बहुत प्यारा छोटा भाई है। राजेश पार्षद जी, बीनू गौतम जैनपुर जी, विजय जाटव जी और पदम सिंह प्रधान जी, अक्षय जाटव जी, बिरजू भाई पूर्व प्रत्याशी भाजपा, और इनकी भी एक लंबी लिस्ट है। चौधरी राजकुमार जी, विजय सैनी जी, प्रधान महेश वाल्मीकि जी, संजय जी, सोहित गौतम जी, दिलशाद सोतीगंज जी, मुकेश अम्बेड़ा जी, अजय बक्सर जी, दिनेश बक्सर जी, प्रशांत जी, दीपक कुमार जी, डॉक्टर सौरभ गौतम युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष के जरिए इनको भी पार्टी में ज्वाइन कराया गया है। कितने नाम पढ़ूं मैं। श्री बख्तियार सिंह जी, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता व पूर्व राज्य मंत्री श्रीमती राजवाला जी, चलेंगे। जी इनके नेतृत्व में एक बहुत बड़ी हमारी प्रजापति समाज की टीम जो है, और भी अन्य समाजों की टीम जो भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने छोड़ी है, बहुत बड़ी लिस्ट है। मैं पढ़ता रहूंगा तो प्रजापति जी बहुत देर लग जाएगी। मैं आपके सारे साथियों का स्वागत करता हूं। एक और लिस्ट है कुंवर
देवेंद्र जी के नेतृत्व में समीम अहमद जी, प्रधान जितेंद्र कुमार जी, इंतजार प्रधान जी, सोहन लाल जी, साहिल नंबरदार जी, जोगेंद्र सिंह गुजर जी, फिरोज भाई, मेहताब भाई, राहुल वाल्मीकि जी, अवनीश चरला जी, मैं इनका भी स्वागत करता हूँ। राम सिंह जी का पीछे बैक साइड में भैया 2 नाम। अच्छा, नाम पीछे भी है। राम सिंह जी के बेटे राम सिंह जी के बेटे महकार सिंह जी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के। अच्छा, राम सिंह जी के बेटे हैं महकार सिंह जी जो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी आज जो है कांग्रेस छोड़ के आजाद समाज पार्टी का दामन थामा है। मैं उनका स्वागत करता हूँ। विशाल गुर्जर जी, सतीश राणा जी, उदयवीर सिंह जी, सुखवीर जी, आशीष कुमार जी, अमित कुमार जी, ज्ञानेंद्र जी, रविंद्र गुर्जर जी, विशाल गुर्जर जी के साथ भारतीय गुर्जर महासभा में राष्ट्रीय सचिव हैं, अपने साथियों के साथ आजाद समाज पार्टी ज्वाइन। देखो भाई, गर्मी बहुत है और इससे घबराने की जरूरत नहीं। मैं अपने प्रधानमंत्री जी की तरह ये नहीं कहूंगा कि भाई तेल कम कर दो, ये कम कर दो, वो कम कर दो, क्योंकि मैं मानता हूं कि भारतीयों ने हमेशा ही बुरे वक्त सरकार कोई भी रही हो देश के साथ खड़े होना तय किया, ये हमारे खून में है। लेकिन सरकार से ये उम्मीद नहीं थी कि चुनाव को मजबूती से लड़के और चुनाव तक चुप्पी रख के और चुनाव खत्म होते रिजल्ट आते सरकार का मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ और उन्होंने कह दिया कि देश आर्थिक स्थिति कमजोर की तरफ बढ़ रहा है। और जनता से अपील की है कि जनता महंगाई, बेरोजगारी, टैक्स की मार, इन सब चीजों से खुद लड़े और हमारी जो प्रदेश और केंद्र की सरकार है वो सिर्फ चुनाव के बाद समय आकर चुनाव लड़ेगी, बाकी जनता अपनी लड़ाई स्वयं लड़ेगी। मैं समझता हूं कि हालात अच्छे नहीं है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी को जनता का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए, महंगाई के सामने हाथ नहीं खड़े करने चाहिए। उनको चाहिए कि वो जनता से विश्वास भी मांगे और अपने द्वारा जो गलतियां हुई उन जिम्मेदारियों को भी उठाएं। लेकिन जिम्मेदारियों से भागना इस सरकार की पुरानी आदत है। इस सरकार ने सिर्फ भागना सीखा है और जनता को जनता के भरोसे जो है छोड़ना सीखा है। मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि जिन साथियों ने आज आजाद समाज पार्टी में विश्वास व्यक्त किया है, हम इस सरकार की तरह अपने भाइयों का हाथ नहीं छोड़ेंगे, अपने भाइयों के साथ रहेंगे। सुख हो या दुख, आंधी हो तूफान, अगर हमारे कार्यकर्ताओं पे सरकार डराने के लिए उनको नुकसान पहुंचाने का काम करेगी तो उनका नेता पीछे बैठ के तमाशा नहीं देखेगा और ये नहीं कहेगा हमारा कार्यकर्ता कि अपने कार्यकर्ता के साथ खड़ा होगा। प्यारे साथियों, मेरा विश्वास है कि जिन साथियों ने आज पार्टी का दामन थामा है वो पुराने साथियों से सीख लेके लगातार मैदान में जाके काम करें, क्योंकि मैं और पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हम तो हर एक दिन चुनाव मान के चल रहे हैं। हम तो ये मानते हैं कि कल चुनाव आ जाएगा, हम उसका मुकाबला करेंगे। और मैंने आपसे पिछली बार जब मैं आया था तो मीडिया ने मुझसे पूछा था, बड़े सीनियर पत्रकार यहां खड़े हैं, कि जिस दिन चुनाव होगा जिला पंचायत का 35 स्तरीय पंचायत चुनाव, उस दिन आपको पता लग जाएगा कि आजाद समाज पार्टी कहां खड़ी है। लेकिन सरकार हिम्मत नहीं जुटा पा रही कि वो चुनाव करवा दे। मैं आज भी कहता हूं सरकार को चुनाव करवा दे। तब तो कह रहे थे चुनाव होने वाला, आज चुनाव करा दो। आप देख लो ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर में आजाद समाज पार्टी अपनी जगह बना चुकी है। वो दिन दूर नहीं है कि जिस दिन हमारे लोग तो चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। मैं कल एक जिले में था, जिले के बहुत जिम्मेदार लोगों ने मुझसे कहा कि हम यहाँ चुनाव का इंतजार कर रहे हैं, जिस दिन चुनाव आएगा आप देखना जैसे नगीना का बटन दबा था ऐसे ही आपकी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए बटन दबेगा
और विधानसभा में आपकी संख्या बहुमत में जाएगी। प्यारे साथियों, प्रदेश के हाल से आप लोग वाकिफ हैं, कुछ छिपा हुआ नहीं। प्रदेश में कानून का राज नहीं है, प्रदेश में चंद माफियाओं का राज हो गया। और आपने अपने जिले में ही देखा होगा किस तरह से जो लोग सत्ता में हैं वो दूसरे लोगों को किस तरह सताने का काम कर रहे हैं। जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है लोगों को न्याय देने की, दिलाने की, वो लोग न्याय दिलाने की बजाय, देने की बजाय न्याय को प्रभावित करने के लिए लोगों को डराने का काम कर रहे हैं। ये आपने और मैंने अपनी आंखों से देखा। लेकिन हम झूठे मुकदमों से, किसी भी साजिश षड्यंत्र से डरने वाले नहीं। ये मेरठ की क्रांति रहा है, कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी की धारा है। हम यहां खड़े होकर कहना चाहते हैं कि हम डरने के लिए इस आंदोलन का हिस्सा नहीं, हम लड़ने के लिए इस आंदोलन का हिस्सा। हमने 2027 के लिए कमर कसी है और 2027 में हम प्रदेश से हजारों वादे नहीं करेंगे, लेकिन 27 वादे जरूर करेंगे। और वो 27 वादों को जो जनता के समस्या से जुड़े हुए हर एक व्यक्ति को प्रभावित करेंगे, उन वादों को जानने के लिए, उन पीड़ाओं को समझने के लिए हम जनता के बीच जाने का काम करेंगे। घर में बैठ के मैनिफेस्टो नहीं बनाएंगे। कुछ चीजें जो बुनियादी है वो हमने बना ली है, लेकिन उसके बाद की चीजों को हम लोग जनता के बीच में जाके बनाएंगे। इसलिए हमने तय किया है कि जून में अभी हमारे यहां चिंतन शिविर है, पार्टी के सभी नेता, सीनियर नेतागण उसमें शामिल होंगे और हम ये मान के चिंतन शिविर खत्म करेंगे कि हमें अपनी तैयारियों को कैसे लगातार आगे बढ़ा के मंजिल पे पहुंचाना है। इसलिए जनता के बीच जाना पड़ेगा। यात्रा होगी, रात्रि विश्राम होंगे, व्यापारियों से, किसानों से, मजदूर भाइयों से, आशा आंगनबाड़ी भोजन माताओं से, पंचायत सहायकों से, रोजगार सेवकों से, पीआरडी के जवानों से, होमगार्ड भाइयों बहनों से और यहां तक पुलिस के भाइयों बहनों को भी इनकी समस्या को हम लोग अपने मैनिफेस्टो का हिस्सा बनाएंगे। हम बुलडोजर को भी रोकने का काम करेंगे जो मेरठ में रुका नहीं, और हम जो धर्म जाति के आधार पर अन्याय जुल्म जाती हुई उसको भी रोकने का काम करेंगे। हम जो चिन्हित करके लोगों को नुकसान पहुंचाने का काम किया जा रहा है, हम इस नीति के भी खिलाफ हैं और हम जनता को डरा धमका के राज करने की नीति के भी खिलाफ हैं। हमारी पार्टी जिन मुख्य मुद्दों पर काम कर रही है वो एक ऐतिहासिक परिवर्तन करेगी और कुछ मुद्दे मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और आशा उम्मीद है कि मेरे मीडिया के भाइयों के जरिए ये मुद्दे मेरठ के घर घर और अन्य जिलों तक भी पहुंचेंगे। हमने तय किया है कि प्रदेश के एक बहुत बड़े तबके पे बुनियादी सुविधाओं की कमी, और जब बुनियादी सुविधाओं की कमी है, इस कमी के साथ आगे बढ़ना मुश्किल है। इसलिए जिन पे जमीन नहीं है, जिन पे रोजगार नहीं है, जिन पे धन दौलत नहीं है, जिन पे नौकरियां नहीं है, उनको भी मुख्य धारा में अगर कोई ला सकता है तो वो शिक्षा है। इसलिए हम लोग कक्षा 1 से 12 तक की शिक्षा मुफ्त करेंगे और ये न जाति देखेगी न धर्म, ये शिक्षा हर घर तक पहुंचने का काम करेगी। और इसका जो विस्तृत स्वरूप है ये तो यात्रा में मैं बताऊंगा, लेकिन प्रकाश डालना चाहता हूं
कि ये शिक्षा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होगी, क्वालिटी एजुकेशन होगी, जिस एजुकेशन के लिए प्राइवेट स्कूलों में आज मां बाप को 5-7 हजार रुपए महीना खर्च करने पड़ते हैं, सरकारी स्कूलों में उससे बेहतर शिक्षा आजाद समाज पार्टी का आशीर्वाद दिलाएगी। और हिंदी मीडियम के साथ साथ हिंदी की पढ़ाई तो होगी, लेकिन मैक्सिमम पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में होगी। किसान का बच्चा भी, मजदूर का बच्चा भी फराटेदार अंग्रेजी बोल के प्राइवेट स्कूलों को आईना दिखाने का काम करेगा। मेरी बात का भी आप बोझ नहीं होगा बच्चों पे। मैं जनता के बीच में रहता हूं, मैं जाता हूं, मैं देखता हूं 8-10 किलो का बस्ता लेके जो मिडिल क्लास परिवार हैं वो तो गाड़ी से भेज दे रहे हैं, लेकिन जो उनसे थोड़े से आर्थिक रूप से कमजोर है वो 1-1 किलोमीटर पैदल चल के बच्चे जा रहे हैं। 5 साल, 6 साल, 7 साल का बच्चा और अपने वजन से थोड़ा सा कम वजन का बस्ता अपने कंधे पर रख के और पसीने में लथपथ होता स्कूल पहुंच रहा है। आपको लगता है कि स्कूल में जाते जाते 1 किलोमीटर पैदल चल के उसकी हिम्मत बचेगी पढ़ने की? और फिर जो है 1 ही किलोमीटर कंधे पर रख के वो स्कूल से वापस आ रहा है, तो घर जाके पढ़ पाएगा? हर साल ड्रेस बदलेगी, सिलेबस बदलेगा, जूते और भी पता नहीं क्या क्या करके ऐसा लगता है कि सरकारी स्कूलों को ये सरकार बंद करके प्राइवेट स्कूलों के हाथों लोगों को सौंपना चाहती है। इसलिए सरकार ने सरकारी स्कूल बंद किए। किसके बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूलों में? गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के, वंचित वर्गों के। इसलिए ऐसा लगता है कि जानबूझ के शिक्षा को महंगा करके उसका बाजारीकरण किया गया कि गरीबों के हिस्से में शिक्षा। और मैं आज इस मंच के माध्यम से घोषणा करता हूं, चाहे जीडीपी का 10% पैसा खर्च हो जाए राज्य का, लेकिन बच्चों की शिक्षा से कोई समझौता हम लोग नहीं करेंगे और रेस की लाइन एक करेंगे। कक्षा 1 तक 12 तक एक ही तरह की शिक्षा सब बच्चों को मिलेगी, सिलेबस एक होगा, पढ़ाने वाले टीचर जो हैं वो वेल क्वालिफाइड होंगे। और आप देखना, जब कक्षा 1 से 12 तक एक तरह की शिक्षा लेके तमाम जाति धर्मों के बच्चे बराबर खड़े होंगे तो फिर कंपटीशन कराना, मैं कहता हूं ये गरीबों के बच्चे सबको पीछे हटा देंगे। मेरा विश्वास, सबको पीछे हटा देंगे। उसके बाद शिक्षा के बाद हम लोग हेल्थ पॉलिसी इतनी शानदार बनाएंगे कि पैसों की कमी के कारण, इलाज की कमी के कारण मशीनें नहीं है, टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं, इस कमी के कारण किसी को मरने नहीं देंगे हम लोग उत्तर प्रदेश में। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा। क्रांतिकारी बदलाव करके अस्पतालों में सारी मशीनें होंगी, टेस्ट वहीं होंगे, दवाइयां वहीं से मिलेंगी। और अगर दुर्घटना कोई हो जाती है तो प्रथम प्रायोरिटी व्यक्ति की जान की रक्षा होगी, ना कि उसकी जाति धर्म पूछना, ना ये पूछना कि उसकी जेब में पैसे हैं नहीं है, वो किस जाति का है, किस धर्म का है, किस क्षेत्र का। पहले उसकी जान बचाई जाएगी, उसके बाद सारी चीजें पूछी जाएगी। चाहे उसके ऊपर 1 रुपया खर्च हो या 100 करोड़ रुपए, पहले हर व्यक्ति की जान सुरक्षित की जाएगी। ये गारंटी हम लोग जो है इसको हम लोग दे के काम करेंगे। फिर हम लोग सुरक्षा की गारंटी देंगे। आज आप देख रहे हैं जगह जगह पे माहौल खराब हो रहा है। मैं हिंसा का पक्षधर नहीं, लेकिन जब एक व्यक्ति के साथ अन्याय होता है, उसी को मारा जाता है, उसी में मुकदमे लिखे जाते हैं, तो मन में तकलीफ होती है कि सरकार जो है कानून के हिसाब से काम नहीं कर रही। इसलिए लोगों की जीवन रक्षा होना बहुत जरूरी है। बुलडोजर, झूठे मुकदमे, गोली पैर में और तमाम तरह की प्रताड़ना को रोकते हुए कानून सबवत कार्य होगा और
सरकार सुनिश्चित करेगी किसी की धार्मिक मान्यता को ठेस ना पहुंचे। सड़क सबके लिए होगी, लेकिन कानून के दायरे में वो अपने धर्म का पालन भी करें। ये भी ध्यान रखें कि उसकी वजह से कोई अस्पताल जाता व्यक्ति या कहीं अपने जरूरी काम जाता व्यक्ति परेशान ना हो। इस बात का ध्यान रखते हुए कानून व्यवस्था के साथ सबके धार्मिक मान्यताओं का सम्मान होगा, सबके साथ एक जैसा व्यवहार होगा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जैन हो। और कमजोर वर्गों के लोग तो यहाँ इतने सारे अधिकारी कर्मचारी हमारे आज बैठे हैं, इनको पता है पिछले लंबे समय से उत्तर प्रदेश में वो बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान का निर्माण किया है, सबको बराबरी के अधिकार दिए हैं, उनका कोई आयोजन हम लोग नया नहीं कर पाते, परमिशन भी नहीं मिलती। ये सब आपके सामने है। नई परंपरा नहीं शुरू होने देंगे, नई परंपरा शुरू होने देंगे। और रोक किसे रहे हैं आप? जो लोग सत्ता में हो तो रोज नई परंपरा चला रहे, वो तो सड़क बाधित करके खड़े। इसलिए नई परंपरा पुरानी परंपरा के नाम पे किसी की धार्मिक आस्था का अपमान नहीं होगा, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो या गुरुद्वारे हो या खानका हो, कब्रिस्तान हो या शमशान हो, सबकी रक्षा होगी। सबको तमाम तरह के जो है अतिक्रमण से बचाने का काम किया जाएगा और उनके लिए व्यवस्था की जाएगी। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। प्यारे साथियों, एक अति महत्वपूर्ण है रोजगार। आज पढ़े लिखे नौजवान घूम रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। सरकार कहती हमने ठेका नहीं लिया है, मगर मैं कहता हूं कि हमने ठेका लिया है हर उस व्यक्ति का जिसके मां बाप ने अपना खून पसीना लगा के, उधार लेके, कर्ज लेके, जमीन बेच के, मां ने अपने गहने गिरवी रख के अपने बच्चे को पढ़ाया कि पढ़ लिख के कल उनकी गरीबी बेबसी दूर करेगी। हम गारंटी देते हैं कि सरकार उनको रोजगार से जोड़ेगी और जब तक रोजगार नहीं मिलेगा तब तक बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेगी। उनको अकेला नहीं छोड़ेगी, उनका हाथ पकड़ के रखेगी। जितनी बैकलॉग पड़ा है, पहली कैबिनेट में इस बैकलॉग को हम लोग भरने का काम करेंगे। और चाहे सफाई कर्मचारी हो या इतनी भी जो नौकरियां हैं जिनको संविदा और ठेकेदारी के भरोसे छोड़ दिया आउटसोर्सिंग के, कहीं 5,000 रुपए में, कहीं 7,000 रुपए, 10,000 रुपए में खून चूसा जा रहा है गरीब मजदूरों का। मैं गारंटी देता हूं कि न्यूनतम वेजेस से ही सबको वेतन मिलेगा। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। 5,000, 7,000, 8,000 में किसी का खून जो है वो चूसने की इजाजत सरकार नहीं देगी, चाहे वो प्राइवेट कंपनियां हो या कोई और। प्यारे साथियों, हमने बिजली का जो इश्यू है, आपको मेरठ के लोग तो व्यापारी हैं तो जानते हैं, पूरे बिजली का जो विषय है जिसमें प्रीपेड मीटर लगा के लोगों की जेब किस तरह लगातार काटी जा रही थी, मैं धन्यवाद देता हूं नगीना के लोगों का, इसलिए कि उन्होंने मुझे इज्जत सम्मान दिया, वोट की ताकत दी। धन्यवाद तो मैं अपने एक एक कार्यकर्ता का, हर एक साथी का सहयोग करूंगा, लेकिन नगीना का ज्यादा करूंगा। आप लोग भी देख लेना, भविष्य में आप भी उनका स्वागत क्या करोगे जो आपको विधानसभा भेजेंगे, याद रखना मेरी बात। क्योंकि जो लड़ाई हम सड़क पे लड़ रहे हैं उसको हमारी ताकत को नया स्वरूप देने की, हमारी हिम्मत को नई आवाज देने का काम अगर कोई करती है तो जनता करती है। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जनता का हित नहीं होगा और जनता की जुड़ा हुआ, उनके घर से जुड़ा हुआ जो विषय था बिजली का, ये आप ही का चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ता था जिसने लोकसभा में सवाल पूछ के मंत्री जी से ये पूछा कि ये प्रीपेड मीटर ऑप्शनल है या रेगुलर है। उन्होंने कहा ये ऑप्शनल है, तो मैंने दोबारा पूछा कि आपकी सरकार ट्रिपल इंजन की जबरन उत्तर प्रदेश में लगा रही है, तो उन्होंने कहा कहीं कोई जबरन लगाएगा तो हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। ये आप ही के संघर्ष का परिणाम है, आपकी ताकत का, आपकी मेहनत का, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के साथियों, कि पूरे प्रदेश से बिजली के प्रीपेड मीटर हटने का काम हुआ और प्रीपेड मीटर पे रोक। पहले जो बिल आता था 500-700 हजार रुपए का, वो 4-5 हजार रुपए चढ़ गया था। आमदनी 8,000 रुपए और बिजली का बिल 6,000 रुपए। किस तरह से लूट रहे हो दोनों हाथों से सरकार के लोग पूंजीपतियों को, बड़ी बड़ी कंपनियों को खुश करने के लिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, किसी के घर की रोशनी
पैसे की कमी के कारण नहीं जाएगी। पुरानी व्यवस्था बिजली की लागू करेंगे, 1000 रुपए के अंडर में ही बिजली का बिल रखेंगे, गरीबों के घर तक बिजली पहुंचाने का काम करेंगे। मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूं। उनमें भी जो बुनकर समाज के लोग हैं, जो छोटे हाथ के दस्तकार हैं, उनको बिजली की आवश्यकता होती है। सरकार उनके लिए अलग से नीति बनाएगी कि उनके रोजगार में बिजली कोई ऐसी परिस्थिति ना खड़ी करे कि उनके रोजगार को नुकसान पहुंचे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और उनकी वेतन विषमता दूर हो, इसके लिए भी सरकार स्टैंड लेके काम करेगी। और मैं तो कहूंगा 8 घंटे के बाद अगर उनसे काम किया जाएगा तो ऑल टाइम की पॉलिसी सरकार लाने का काम करेगी कि सबको उनके काम के बराबर का वेतन उनको मिले। आशा, आंगनबाड़ी, भोजन माता, पंचायत सहायक, रोजगार सेवक, पीआरडी के जवान, होमगार्ड भाइयों बहनों को रोजगार की गारंटी जो अभी तो दी है सरकार ने, लेकिन वेतन दे रहे हैं 2000, 3000, 4000। मैं जब विरोध करता हूं शिक्षा मित्रों के लिए और सबके लिए तो थोड़ी सी बढ़ा देते। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मिनिमम 20,000 रुपए वेतन महीने का हम इन सबको कर्मचारियों को दिलाने का काम करेंगे। आप घर घर जाकर ऐलान कर देना, ये मेरा आपसे वादा है। दुर्घटनाओं में जो मृत्यु होती है उसके लिए ट्रैफिक नियमों का पालन जागरूकता के आधार पर हो, जहां के लोगों की जेबें काटी जाएं कि ट्रैफिक नियम के नाम पे लोगों की जेब काटी जाए, उसकी बजाय ट्रैफिक नियमों को के कैडर्स लगा के लोगों तक समझाकर और दुर्घटनाओं में जो जान जाती है उसको रोकने का काम किया जाएगा। जो अनावश्यक जाम होता है उसको जाम को रोकने का काम किया जाएगा। किसानों की फसलों पे सरकार एमएसपी की लीगल गारंटी देगी। और ये मेरा क्षेत्र है जहां मैं पला बड़ा हूं, ये गन्ने का क्षेत्र है। गन्ने का सबसे उपयुक्त मूल्य जो अब तक नहीं मिला वो आजाद समाज पार्टी अपने पहले कार्यकाल में दिलाने का काम करेगी। प्यारे साथियों, बहुत लंबी लिस्ट है, चाहे वो प्रदूषण मुक्त हो या जो मिलावट की जा रही है, मिलावट करके लोगों की जान से जो खिलवाड़ की जा रही है, उनकी जान की रक्षा का विषय हो, या सबसे अति महत्वपूर्ण जिसको जब मैं कहता हूं तो कुछ लोगों के हाथ समर्थन में नीचे हो जाते हैं कि हम लोग शराबबंदी उत्तर प्रदेश में करने का काम करें। आप शराबबंदी को रेवेन्यू से मत देखो, आप शराबबंदी को इस तरह देखो, अपने घर में झांक के देखो। जो पिता है वो झांक के देखे कि क्या उनके बच्चे, जो उनका भविष्य है, वो इस नशे की भेंट तो नहीं चढ़ रहे हैं, क्या उनका परिवार इस नशे की वजह से तो नहीं टूट रहा है। मां दुखी है, पत्नी दुखी है, बहन दुखी है, बच्चे दुखी है। आदमी, गरीब आदमी 500 रुपए कमा रहा है, 250 की शराब पी के आ रहा है और उनके बच्चे रोटी के लिए मोहताज है। मैंने कितने घर शराब के कारण टूटते देखे, कितने नौजवान, मैं युवा हूं, नौजवानी को बर्बाद होते नहीं देख सकता अपनी आंखों से। मुझे अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा नजर आता है कि हमारे लोगों को नशे में और शराब के साथ अन्य नशों में झोंक के हमारी जवानी, जो जिसने मुकाबला करके अंग्रेजों को भगाया था, उस जवानी को कमजोर किया जाए। इसके साथ साथ सड़क दुर्घटना, आप निकले हैं बाजार जाने के लिए, काम पर जाने के लिए, और अचानक से पीछे से किसी गाड़ी ने आके आपको टक्कर मारी और आपकी पत्नी, आपकी बहन, आपका भाई, आपके बच्चे, आपकी मां, आपके पिता इंतजार देख रहे हैं, लेकिन आपकी लाश घर पहुंच रही है। मैंने बहुत बड़े पैमाने पर देखा कि बहुत सारी सड़क दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण शराब। 70% झगड़े, जो लोग रोज साथ रहते हैं और फिर तलवारें खिंच जाती हैं, सर फट जाते हैं, गोलियां चल जाती, बहुत सारे झगड़ों की जो शराब है। इसलिए मैंने अपनी पार्टी के लोगों से विस्तृत चर्चा की और बहुमत से यह फैसला लिया कि भाई शराब बंद होनी चाहिए। इसलिए मैंने आपको कहा ये लोगों को बचाने का विषय है, ये रेवेन्यू का विषय नहीं है, इसलिए शराब बंद होनी ही चाहिए। होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए बताओ? जो दोनों हाथ उठाएगा उसी की माने जाएगी।
यहां तो मेरठ में ज्यादा लोग उठा रहे हैं। मैं एक गांव में गया था बुलंदशहर के, महिलाएं सारी उठा रही थी, पुरुष बेचारे हाथ नीचे कर रहे थे। एक आदमी ने तो अंत तक भी हाथ नहीं उठाया। मैं समझ गया कि इनको तो नींद नहीं आती होगी बिना शराब के। फिर मैंने उनको समझाया तो उन्होंने भी हाथ उठाया। मैंने पूछा कि अगर आपके बेटे को कल इसकी वजह से नुकसान हो गया तो क्या करोगे? तो उन्होंने माना कि आपकी बात सही है, मैं भी छोड़ना चाहता हूं लेकिन छोड़ नहीं पा रहा हूं। मैंने कहा कि अपनी जो ताकत है, विल पावर, उसको एक बार अपने ऊपर कंट्रोल कर लो। ये आपको आर्थिक नुकसान भी देती है, सामाजिक भी देती है, राजनीतिक भी देती है, हर तरह के नुकसान देती है। इसलिए बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिन पे आजाद समाज पार्टी काम करेगी और मैं बहुत जल्द अपने साथियों के सहयोग से मैनिफेस्टो के जरिए वो आपके बीच में लेके आऊंगा। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, आज बदलाव का दौर चल रहा है। आज बदलाव का दौर चल रहा है। जिस तरह तमिलनाडु ने पुराने नेताओं को हाथ जोड़ करके मना करके और नए लोगों को मौका दिया है कुछ करके दिखाने का, उत्तर प्रदेश के लोगों को भी अपने बारे में सोचना चाहिए। सोचना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए? जैसे अभी एक पार्टी ने कहा, वो विपक्ष की पार्टी है, कि हम लोग पुरानी पेंशन लागू करेंगे। और मैंने कहा कि 5 साल जब आपने सरकार चलाई तब आपने पुरानी पेंशन क्यों नहीं लागू की भाई? तब किसने रोक लिया था आपको? क्योंकि आज हमने ये मुद्दा बना दिया है। आज ये मुद्दा बन के लोगों के बीच में आ गया तो आज उनको भी कहना पड़ रहा है कि पुरानी पेंशन लागू करेंगे। वो ये भी कह रहे हैं कि हम केजी से पीजी की पढ़ाई मुफ्त करेंगे। और मैं आपको ऐलान से कहना चाहता हूं, इतिहास पढ़ लेना, उनकी सरकार में भी प्राइवेट स्कूलों को खूब ताकत मिली है और सरकारी स्कूलों पर डंडा चला है और डिमोशन भी बहुत बड़े पैमाने पर हुए। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप लोग संघर्ष करने का मन बना लो, मेहनत करो। और मेरे पत्रकार बंधुओं को कहना चाहता हूं, बहुत पुराने पुराने चेहरे हैं, ये बड़ी बड़ी सुरक्षा की गारंटी देने वाली सरकार नीट का पेपर सुरक्षित नहीं रख पा रही है। ये सुरक्षित रख पा रही है क्या? नहीं रख पा रहे। 22 लाख बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर दिया इन्होंने। और उत्तर प्रदेश की तो कोई भर्ती ऐसी नहीं है बाबर भाई, कोई भर्ती ऐसी नहीं है नूर भाई जिसमें पेपर लीक ना होता या आरक्षण में घोटाले ना होते हैं। एक तरफ सत्ता इनको मार रही है, कमजोर वर्गों को, दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों को, और दूसरी तरफ विपक्ष के लोग भी बैठ के तमाशा देख रहे हैं। इसलिए हमें कमर कसनी पड़ेगी। हमें किसी के भरोसे की जरूरत नहीं, हम लोग खुद जाके मेहनत करेंगे और अपनी ताकत बनाने का काम। नीट का पेपर हो सकता है शिक्षक भर्ती घोटाला हो, कोई ऐसा पेपर नहीं जिसमें घोटाला ना होता। सरकार अपने चहितों को नौकरियां लगा रही है और गरीब के बच्चों को मरने के लिए छोड़ रही है। मैं एक और आपको गारंटी देना चाहता हूं, अभी जो भी पेपर होता है, मैं भी जब युवा अवस्था में था मैंने बहुत सारे एग्जाम भरे और चुनाव से पहले, सनुज भाई सुन रहे होंगे, चुनाव से पहले कई भर्तियों के फार्म आ जाते हैं और वो भर्तियां फिर आचार संहिता की भेंट चढ़ जाती, पूरे नहीं होती। लेकिन जो हजारों करोड़ रुपया फीस के नाम पे इकट्ठा किया जाता, कभी उसका हिसाब नौजवानों को नहीं दिया जाता। कितनी ऐसी भर्तियां होंगी, अब चुनाव आने वाला देखना, सरकार कहेगी हम ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ये भी भर्ती ला रहे हैं, टीचर की भी ला रहे हैं, पुलिस की भी ला रहे हैं, इसकी भी ला रहे हैं, और प्रक्रिया इतनी स्लो कर देगी कि यदि आचार संहिता लागू हो जाएगी और फिर कहेंगे कि भर्ती तो नई सरकार अगर बदल जाए कहेंगे रुक गए, पुरानी आएगी तो कहेंगे हम नए सिरे शुरू करेंगे। मैं तो कहता हूं जितनी बार पेपर लीक हो, जितने बच्चों ने फॉर्म भरा है, उतनी उनकी आयु, उनको 1 साल की छूट उनको दे देनी चाहिए। तत्काल उनको 1 साल की छूट दे देनी चाहिए। नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ किसी कीमत में बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। और जो पेपर होते हैं, मैं आपको आज कह रहा हूं नौजवानों सुन लो, जो पेपर होगा उसमें परीक्षा के लिए कोई फीस नहीं होगी, एक बात, और सेंटर भी कई सौ किलोमीटर दूर नहीं लगेंगे। जिला से एक जिला छोड़ के दूसरा जिला छोड़ के लगेंगे कि सुबह आप 1 घंटे में अपने पेपर स्थल तक पहुंच जाओगे। रात को जाके आपको स्टेशन पे, बस स्टैंड पे या कहीं ऐसी जगह रात्रि गुजारनी पड़ेगी कि जहां आपको तकलीफ हो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं तो नौजवान हूं आपके बीच का,
हम पे तो संगठन है तौफीक भाई, हम पे तो कैडर है बदर। जिन्होंने वहां जनता ने जिनको आशीर्वाद दिया उन पे तो संगठन भी नहीं था, संगठन भी नहीं था। हम तो पूरा प्रदेश घूम के आए, अभी 18 मंडलों में प्रभु जन सम्मेलन किए, 8 बड़ी रैलियां की, मुस्लिम समस्या और संवाद के नाम से कार्यक्रम करके मैनिफेस्टो ड्राफ्ट बनाया, पिछड़ा वर्ग अधिकार सम्मेलन करके पिछड़े वर्ग के भाइयों के लिए पार्लियामेंट में भी हिस्सेदारी की आवाज उठाई कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन ओबीसी समाज को मिलना चाहिए विधानसभा लोकसभा में, जिसको उठाने की हिम्मत पिछड़े वर्ग के नेता भी नहीं कर पाए क्योंकि उनके अंदर नियत नहीं है। और अति पिछड़े समाज को 15% अतिरिक्त आरक्षण मिलना चाहिए, इसकी आवाज भी उठाई। तो हम तो निरंतर संघर्ष कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं सामाजिक न्याय लागू हो, लेकिन मैं कहता हूं इन सरकारों में लागू नहीं हो सकता। चंद्रा जी, अगर हम लोग मेहनत करके, गुरुचंद भाई साहब सब लोग हम लोग मेहनत करके अगर हम लोग ताकत बना ले संजय भाई, पाल साहब, तो वो दिन दूर नहीं है नौशाद बाबू की हमारी बात को भी बल मिल जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर। और जो नगीना में हुआ है वो मेरठ में भी हो जाए, ये कोई बहुत सोचने की बात नहीं। चाहे वो हस्तिनापुर हो, चाहे सरदना, चाहे किठौर, चाहे सिवाल खास, चाहे मेरठ दक्षिण, चाहे मेरठ शहर और चाहे मेरठ कैंट, अगर हिम्मत जुटा लो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है मेरे साथी। एक मौका आजाद समाज पार्टी को मिलने दो, फिर आप देखना किस तरह के बदलाव उत्तर प्रदेश में होंगे। और मैं फिर कहता हूं, परिवार की राजनीति हो या कोई और राजनीति, सबकी कोई जगह नहीं बचेगी उत्तर प्रदेश में। संघर्षशील लोगों को मौका मिलने लग जाएगा, मेरी बात को आप याद। झूठ, फरेब, धोखा, अन्याय, अत्याचार, ये सब राजनीति से अलग हो जाएंगे। लूट का सोच, ईमानदारी की राजनीति और संघर्ष की राजनीति को अवसर मिलने का काम होगा। ये काम आजाद समाज पार्टी करेगी। इस बार हमने तय किया है कि हम लोग नए संघर्षशील लोगों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, अपने जैसे लोगों को, चाहे वो उम्र में हमसे 4-6 साल छोटे हों या 4-6 साल बड़े हों। उन ऐसे लोगों को जिनको मौका नहीं मिला लेकिन संघर्ष उन्होंने खूब किया है, उनको हम लोग आगे बढ़ने के अवसर देंगे। इस बात का अनस मैं सबको विश्वास दिलाऊं। लेकिन मैं आपसे भी अपेक्षा करता हूं कि आप लोग जो है, तमाम हमारे साथी, मोनू भाई, सब लोग, फाइन भाई, सब लोग मेहनत करें, मिलकर लगे रहे। सब लोग जो है, कोई कस्बा हो, कोई अजीत भाई, कोई शहर हो, कोई जो है नगर हो, कोई विधानसभा हो, कोई गली हो, बस कुछ मत करो। जो बात मैं कह रहा हूं, हमने इतना संघर्ष किया है, किसान भाइयों के साथ खड़े रहे, पहलवान बेटियों के सम्मान की लड़ाई लड़ते रहे, नौजवानों के हर अन्याय में उनके साथ खड़े, जितना अन्याय हुआ उनकी भर्तियों में, मुस्लिम भाइयों के साथ जेल तक गए, लाठियां तक खाई, उनको कभी अकेला नहीं रहने दिया। और कोई कमजोर वर्ग ऐसा नहीं दलित पिछड़े समाज का। मैं यहीं आया था, पाल समाज के पास हमारे संजीव पाल साहब पड़े, जब एक बच्चे को मार दिया था, कोई आना नहीं चाहता था रिठानी में, आकाश पाल को। मेरे बाद यहाँ के विधायक सांसद भागे नहीं भागे, कोई जाना नहीं चाहता था। मैं वहां गया कौशाम्बी में, पाल समाज की बच्ची को, हमारी बहन को जब अन्याय उसके साथ कर दिया, फोर्स लगा के और लाठीचार्ज करके हमारी हिम्मत को तोड़ना चाहते हैं। इनसे नहीं डरने वाले हम लोग, इस जुर्म से नहीं डरने वाले हम लोग। मैं बताना चाहता हूं, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी अब की बार। इस बार जनता की सरकार बनेगी। मैं जनता से भी कहना चाहता हूं, मेरठ के माध्यम से, अपने बारे में सोचो, अपने बच्चों के बारे में सोचो, अपने क्षेत्र के बारे में सोचो। और एक कहावत है, अजमाए हुए को अजमाओगे तो वही मिलेगा जो मिलता है। तो अब तक आपको वही जो मिलता है उससे अगर आप खुश हैं तो फिर आपको परिवर्तन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और अगर आप अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा, रोजगार की व्यवस्था, कानून व्यवस्था अच्छी जोगिंदर रात, तो फिर उनको हमको सबको मिलकर मुट्ठी बन के काम करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा अन्याय रोकने का इंतजाम। जब हम लोग मेहनत करेंगे, हम लोग संघर्ष करेंगे, घर घर जाके अपनी बात को पहुंचाएंगे,
और जो हमारी नौजवान लीडरशिप है, चंद्रशेखर हो या और तमाम हमारे साथी, ये सब लोग जब कमर कस लेंगे, मैदान में आ जाएंगे, तो वो दिन दूर नहीं है कि मंजिल आपसे दूर हो जाए। कहते हैं ना, तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते हजार होते हैं, तमन्ना अगर झूठी तो बहाने हजार होते हैं। हम सच्ची तमन्ना लेके इस काम को कर रहे हैं। और मैं पुनः जिन साथियों ने आज अपनी आस्था विश्वास आजाद समाज पार्टी में व्यक्त किया है, मैं पुराने साथियों से कहूंगा, हर साथी को अपने साथ लेके चलना, उसका हाथ अपने हाथ में लेके चलना। हम लोग प्रेम भाईचारे की राजनीति करेंगे और जनता के लिए राजनीति करेंगे। अब तक तो जनता राजनीति की शिकार हुई है, उन्हीं का वोट लेते हैं और चुनाव से 2 महीने पहले तक अजय भाई उनके आगे हाथ जोड़ते हैं, उनके पैर छूते हैं, कहते हैं माँ मेरे सर पे हाथ रख दो, दादी मेरे सर पे हाथ रख दो, चाचा ताया ताई मेरे सर पे हाथ रख दो। और जब चुनाव बीत जाता है और जब बन जाते हैं विधायक सांसद मंत्री, तो उन बस्तियों की तरफ पलट के भी नहीं देखते। कब तक आप इसके शिकार होते हैं? मैं गया था मेरठ में, जहां बच्चे डूबे थे मेरी सभा के बाद। क्या हालात है उस जगह की? वो मेरठ शहर है, दिव्य मेरठ का ऐसा बनाया जैसे जानवर रहते। क्यों नहीं दिखा सरकारों को? वो इसलिए नहीं दिखा कि वहां जो लोग रहते हैं वो सरकार के एजेंडे में नहीं है। इसलिए नहीं दिखा क्योंकि वहां मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं। मैं जानता हूं मैं कैसे अपने दर्द को चीख चीख के बताऊं कि किस तरह की बुरी हालात में हमारे लोग यहाँ हैं। लेकिन मैं कहता हूं, हर रात के बाद सवेरा होता है, इस बार भी सवेरा होगा। रोशनी आपके घरों तक पहुंचेगी, आपको ताकत मिलेगी, आपको हिम्मत मिलेगी। और उन लोगों को जिनको मौका नहीं मिला प्रदेश में, जिन जातियों को, जैसे हमारा जोगी समाज भी, इनकी भी एक बड़ी टीम ने आज जो है आजाद समाज पार्टी ज्वाइन, जिन जातियों को मौका नहीं मिला है प्रदेश भर में, उन जातियों को भी हम लोग प्रदेश भर में मौका देंगे। अति पिछड़े मुस्लिम समाज के भी सब लोगों को, सबको साथ लेकर चलने का काम करेंगे। और जो बच जाएंगे उनसे कहेंगे कि वो विश्वास आजाद समाज पार्टी को मौका दें, जिससे कि अगली बार उन लोगों को भी आगे बढ़ने का मौका। आपने मुझे सुना, इतनी गर्मी में आप डटे बैठे रहे, मैं आपकी हिम्मत की सराहना करता हूं। लेकिन मैं मानता हूं कि जब आप यहां से जाएंगे तो ये बात अपने साथ लेके जाएंगे कि भले ही मीडिया सारी बात ना दिखाए सागर, हमें हर एक बात का प्रचार अपने आप से करना है। मीडिया जितना मदद कर देगी बहुत, लेकिन जो काम मीडिया नहीं कर पाएगी वो हमें अपने संघर्ष से करना है। जरा देखिए, जो काम मीडिया नहीं कर पाएगी, जो काम अखबार नहीं कर पाएंगे, जो काम विरोधी आपको नुकसान पहुंचाने के लिए करेंगे, आपकी बात को कमजोर करने के लिए करेंगे, आपको सच्ची बात को लेकर जनता के बीच में जाना है। बताओ, जाओगे नहीं जाओगे? बताओ, इस सरकार से मुक्ति चाहते हो नहीं चाहते हो? बताओ, दोनों हाल में बताओ, चाहते हो नहीं चाहते हो? तो अगर चाहते हो तो सुन लो, फिर चाहते हो तो सुन लो। फिर ये जो सरकार है सनोज बाबू, ये तो उनकी भी नहीं हुई जिन्होंने वोट देके सरकार को बनाया था। सेंट्रल मार्केट के लोगों के साथ क्या किया आपको याद है? नहीं याद है? किस तरह से वहां बहनें बैठ के आंदोलन कर रही थी, आपको याद है? नहीं याद है? और ये हमारे कार्यालयों में भेज रहे हैं बहनों को गुमराह करके, ये कहने के लिए कि भाई वुमेन रिजर्वेशन बिल क्यों नहीं पास होने दिया। मैं कहना चाहता हूं मेरठ की धरती से, वुमेन रिजर्वेशन बिल तो 2023 में पास हो चुका है पूर्ण बहुमत से। ये सरकार उसको लागू नहीं कर रही। हम तो वो व्यक्ति अकेले पूरी लोकसभा में जिसने कहा था कि 50% आबादी को, आधी आबादी को 50% आरक्षण मिलना चाहिए, और उसमें पिछड़ी और अति पिछड़ी और मुस्लिम समाज की बहनों को, दलित समाज की बहनों को, आदिवासी समाज की बहनों को भी मौका मिलना चाहिए। हम तो वो व्यक्ति हैं। लेकिन ये महिलाओं को गुमराह करके हमारी बहनों को भेज रहे हैं। मेरे पास काम ज्यादा ना होता, मैं जाता उनको चाय भी पिलाता, पानी पिलाता, कोल्ड ड्रिंक भी पिलाता, मिठाई भी खिलाता, उनको गर्मी में भी नहीं बैठने देता, और उनको सच भी बताता कि किस तरह से उनकी रसोई को, उनके चूल्हे को नुकसान पहुंचाने का काम इस सरकार की नीतियों ने किया। 900 कुछ रुपए, लगभग 1000 रुपए कमर्शियल सिलेंडर में बढ़ा दिए।
और कहते हैं हम महंगाई कंट्रोल करेंगे। टोल पे पैसे बढ़ा दिए और अभी कह रहे हैं कोरोना जैसे हालात बन जाएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ये बात कह रहे थे, उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह में सारे मंत्री जी अपने अपने प्राइवेट जेट से जा रहे थे। जनता रोटी भी ना खाए, तेल भी त्यागे, सोना भी ना खरीदे, पानी भी ना पिए, घूमने बाहर भी ना जाए, कुछ ना करे जनता। और सरकार के मंत्री सब कुछ करेंगे। जितने में एक शहर का एक दिन का खर्च बैठता, उतने में मंत्री जी का जहाज जा रहा है, क्योंकि सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री को बुला के शपथ ग्रहण कराना। आप समझो क्या कहते हैं और क्या करते हैं, आप महसूस करके देखो। काश इनमें जरा सी सच्चाई होती तो जनता इनसे त्रस्त नहीं होती। आपने मुझे सुना, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। और इसलिए मैंने पसीना बार बार नहीं पूछा, क्योंकि आप लोग अपना पसीना आपके माथों पे मुझे दिखाई दे रहा था। नेता एसी में रहे और जनता पसीने में, ये तो बात सही नहीं है। जैसे जनता रहे वैसे ही नेता रहे, तभी बात आगे बढ़ेगी। मुझे 5 मिनट और आपकी चाहिएगी, जब मैं मीडिया के बंधुओं से बात करूंगा। अगर उस समय आप चुप न रहे तो मीडिया के भाइयों के जो सवाल है, वो सवाल पूछेंगे कुछ और, जवाब जाएगा कुछ और वो फिर चला देंगे जाके कुछ और। इसलिए जो है 5 मिनट आप लोग अपने स्थानों पर खड़े रहना, जिससे कि मीडिया के भाइयों की मैं बात सुन लूं। और कई पीड़ित मुझे दिखाई दे रहे हैं अपनी समस्याओं को लेके, उनको भी हम लोग सुनेंगे। ये पत्रकारों से बातचीत होने के बाद उनको भी हम लोग सुनेंगे, लेकिन तब तक वो शांति बना के रखें। और मैं पुलिस के भाइयों से कहूंगा थोड़ी सी व्यवस्था कराएं, जिससे कि पहले मीडिया से बात हो जाए। धन्यवाद।